तो एक निहत्था देश जिसके पास कोई सेना नहीं, वो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को आखिर चुनौती कैसे दे सकता था? ये सवाल 1920 के भारत के सामने पहाड़ बनकर खड़ा था, और इसका जवाब एक ऐसे आइडिया में छुपा था जो इतिहास का रुख बदलने वाला था। वो आइडिया था असहयोग। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर यह सोच अपने आप में एक क्रांति थी। देखिए, महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में अंग्रेजों की इतनी बड़ी हुकूमत इसलिए चल रही है क्योंकि हम भारतीय ही उसे चलाने में मदद कर रहे हैं। अगर हम सब मिलकर बस सहयोग करना बंद कर दें तो ये पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। और बस इसी एक विचार से जन्म हुआ असहयोग आंदोलन का, एक ऐसा जनसैलाब जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला के रख दीं। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक विद्रोह की कहानी में गहरे उतरते हैं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस आंदोलन की जरूरत ही क्यों पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि पूरे देश का गुस्सा एक ज्वाला में बदल गया? चलिए उस माहौल को और उन घटनाओं को जरा समझते हैं। साल था 1919 और एक के बाद एक 3 बड़ी घटनाओं ने भारतीयों के सब्र का बांध तोड़ दिया। सबसे पहले आया रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। मतलब बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील किसी को भी उठाकर जेल में डालने का अधिकार। फिर हुआ जलियांवाला बाग का वो क्रूर नरसंहार, जिसने अंग्रेजों के न्याय के नकाब को नोचकर फेंक दिया। और इसी के साथ खिलाफत के मुद्दे ने भारतीय मुसलमानों को भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये वाकई एक परफेक्ट स्टॉर्म था जो आने वाले तूफान का संकेत दे रहा था। अब इस गुस्से और निराशा के माहौल में गांधी जी ने एक नया हथियार पेश किया। एक ऐसा हथियार जो किसी गोली या तलवार से नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के इरादे और अनुशासन से चलता था। और ये हथियार था असहयोग। इस आंदोलन के 2 मजबूत स्तंभ थे और दोनों ही बराबर के जरूरी थे। लक्ष्य था स्वराज यानी अपना राज्य, और तरीका था अहिंसा, मतलब किसी भी हाल में हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना। संदेश एकदम साफ था, मंजिल जितनी जरूरी है उस तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही पवित्र होना चाहिए। इस आइडिया को एक देशव्यापी आंदोलन बनाने में 2 बड़े पड़ाव आए। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को मान तो लिया, लेकिन असली मुहर लगी दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। इसी सेशन में ये एक नेशनल प्रोग्राम बना और कांग्रेस पहली बार कुछ पढ़े लिखे लोगों की संस्था से निकलकर एक सच्चे जन संगठन में बदल गई। और बस इसके साथ ही भारत के इतिहास का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। जनता उठ खड़ी हुई। ऐसा लगा जैसे एक सोया हुआ राष्ट्र जाग उठा हो। ये वो पल था जब आज़ादी की लड़ाई बंद कमरों की बहसों से निकलकर देश की गलियों, खेतों और खलिहानों तक पहुंच गई थी। इस आंदोलन की स्ट्रैटेजी कमाल की थी, क्योंकि इसके 2 पहलू थे। ये सिर्फ ना कहने का आंदोलन नहीं था। एक तरफ था बहिष्कार, यानी ब्रिटिश सिस्टम की हर चीज को नकारना, तो दूसरी तरफ था निर्माण, यानी अपनी खुद की पैरेलल व्यवस्थाएं बनाना। मतलब एक हाथ से तोड़ना और दूसरे हाथ से जोड़ना। तो असल में ये जमीन पे दिखता कैसा था? बहिष्कार के तहत लोगों ने सर और राय बहादुर जैसी सरकारी उपाधियां लौटाईं, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और अदालतों का बाइकॉट किया और विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। वहीं दूसरी तरफ रचनात्मक काम के तहत स्वदेशी सामान को बढ़ावा दिया गया। घर घर में चरखा आत्मनिर्भरता का सिंबल बन गया और काशी विद्यापीठ जैसे नेशनल स्कूल और न्याय के लिए ग्राम पंचायतें बनाई जाने लगीं। और ये सब करना कोई मामूली बात नहीं थी। ये बेशुमार निजी बलिदानों का आंदोलन था। जरा सोचिए, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जैसे देश के टॉप वकीलों ने अपनी लाखों की प्रैक्टिस एक झटके में छोड़ दी। हजारों स्टूडेंट्स ने अपना करियर दांव पर लगाकर सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। और इसीलिए इसे भारत का पहला सच्चा जन आंदोलन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, टीचर्स, वकील, किसान, व्यापारी और पहली बार बड़ी संख्या में औरतें सब इस आंदोलन का हिस्सा बने। खिलाफत के मुद्दे की वजह से हिंदू मुस्लिम एकता भी अपने चरम पर थी। पूरा देश सच में एक आवाज में बोल रहा था। आंदोलन पूरे शबाब पर था। देश भर में एक अलग ही ऊर्जा थी, एक नया आत्मविश्वास था। ऐसा लग रहा था मानो स्वराज बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन फिर एक छोटी सी जगह पर एक चिंगारी भड़की और चौरी चौरा के उस आग ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तारीख थी 4 फरवरी 1922। जगह थी गोरखपुर का एक छोटा सा कस्बा चौरी चौरा।
यहां एक शांतिपूर्ण जुलूस और पुलिस के बीच झड़प हुई और देखते ही देखते बात काबू से बाहर हो गई। 22 ये उन पुलिस वालों की संख्या थी जिन्हें एक गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में बंद कर जिंदा जला दिया था। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आंदोलन अपने पीक पर था, ब्रिटिश सरकार दबाव में थी, तो फिर गांधी जी ने सिर्फ एक घटना की वजह से पूरे आंदोलन को वापस क्यों ले लिया? जवाहरलाल नेहरू से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक कई बड़े नेताओं ने भी इस फैसले को उस वक्त बिल्कुल पसंद नहीं किया था। पर गांधी जी के लिए जवाब बिल्कुल साफ था। उनके लिए अहिंसा कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं थी, वो एक अटूट सिद्धांत था। उनका मानना था कि अगर आज़ादी पाने के लिए हम खुद हिंसक और गलत रास्ते पर चल पड़ें तो उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन रोक दिया। तो क्या ये आंदोलन फेल हो गया? क्या लाखों लोगों का बलिदान बेकार चला गया? ऊपर से देखने पर शायद ऐसा ही लगे, लेकिन इतिहास की असली जीत अक्सर फौरी नतीजों में नहीं बल्कि उसकी लंबी विरासत में छिपी होती है। चलिए देखते हैं कि इस विफलता में असली सफलता क्या थी। देखिए, इस आंदोलन ने कांग्रेस को कुछ चुनिंदा लोगों की पार्टी से बदलकर एक मास ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। इसने गांधी जी को पूरे देश का सर्वमान्य नेता बना दिया। चरखा और खादी सिर्फ कपड़ा नहीं रहे बल्कि आज़ादी की लड़ाई की यूनिफॉर्म बन गए। और सबसे ज़रूरी बात, इसने ये साबित कर दिया कि ब्रिटिश शासन को हराया जा सकता है, वो अजय नहीं है। इस आंदोलन का सबसे गहरा असर हुआ ब्रिटिश हुकूमत के नैतिक अधिकार पर। 1920 से पहले जो सत्ता सर्वशक्तिमान लगती थी, 1922 के बाद उसकी नींव बुरी तरह हिल चुकी थी। करोड़ों भारतीयों के मन से ये डर हमेशा के लिए निकल गया कि अंग्रेजों को चुनौती नहीं दी जा सकती। असल में असहयोग आंदोलन आज़ादी की लड़ाई का पहला बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड था। इसने देश को एक साथ आना और अनुशासन में रहकर विरोध करना सिखाया, और इसी मजबूत नींव पर आगे चलकर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन खड़ा हुआ। तो इसका सबसे जरूरी सबक ये है, असहयोग आंदोलन ने भले ही हमें तुरंत स्वराज न दिलाया हो, लेकिन इसने एक पूरे राष्ट्र के दिल और दिमाग में ये विश्वास जगा दिया कि आज़ादी मुमकिन है। और कभी-कभी उम्मीद और विश्वास जगाना ही सबसे बड़ी जीत होती है।